नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो भारत और विश्व से संबंधित है उस सब पर हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने है कुछ पंक्तियाँ। जब इरादे पहाड़ के चोटी के हों तो संघर्ष, पसीना और धैर्य भी ऊंचाई के हिसाब से समानुपातिक होता है। तो आपने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोच रखा है, आप अपने इरादों को दृढ़ करते हुए, संघर्ष भी उतना कठिन होगा, पसीना भी आएगा और आपको धैर्य भी रखना होगा, तब आपको उस असली मेहनत का हक जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए अब सवालों की शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सभी पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो देखिए किससे रिलेटेड है। पहला सवाल हमारा जो है वो मेरे मित्रों नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 21 के जो अभी दिए गए हैं उनके संदर्भ में। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2020 व 2021 के संदर्भ में सत्य कथन इनमें से कौन सा है। इस पुरस्कार का वितरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये बात एकदम सही है। 2020 और 21 के लिए 29 महिलाओं को कुल 28 पुरस्कारों का वितरण इस बार किया गया और राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में दरबार जो हॉल है उसमें रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, कौन हैं, रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस पुरस्कार को क्या किया, वितरित किया। रामनाथ कोविंद के द्वारा यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन जो है उस राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में इस पुरस्कारों का वितरण किया गया। अनीता गुप्ता, उपावन, दिनेश भाई वसावा, नीना गुप्ता जैसे अनेक हस्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही जवाब जो आपके हिसाब से है वो एकदम क्या है, वो है कि भैया सभी कथन इसके क्या हैं, सत्य हैं, इनमें से कोई भी गलती नहीं है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए मेरे मित्रों कि यह पुरस्कार जो है वो 1999 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। 1999 में ये पुरस्कार शुरू किया गया। इसके तहत 2 लाख रुपए की जो राशि है वो क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। और 25 प्लस उम्र की जो महिलाएं हैं उन्होंने किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है उसको यह पुरस्कार जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इस मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो चलिए मित्रों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और खबरें इससे संबंधित है क्या। ये देखिए, आपको नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में ये सारी बातें नजर आ रही है। नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करते हुए हमारे जो राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद साहब हैं, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब इस पुरस्कार को प्रदान करें। ये राष्ट्रपति भवन है और उसका दरबार हॉल है जिसमें इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चलिए एक खबर और देखिए, ये है भी वही भव्य दरबार हॉल है जिसमें इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। कुल मिलाकर यह पुरस्कार जो है 2 वर्षों के लिए यानी 2020 और 21 के प्रदान नहीं किए गए थे। तो इस बार यह पुरस्कार जो है वो दोनों पुरस्कार इसी वर्ष प्रदान किए गए हैं। चलिए जरा देखते हैं और क्या है आगे। ये 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया गया उस महिला दिवस के उपलक्ष्य पर, यानी 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया गया उस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसी कार्यक्रम में नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए। इससे पहले राजस्थान की जो रूमा देवी बाड़मेर की है, क्या है, रूमा देवी, जिसका संबंध कहाँ से है, रूमा देवी, ये रूमा देवी जो है वो बाड़मेर से संबंधित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए रूमा देवी पर आरएस की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो अब से पहले पूछा जा चुका है आरएस प्री के एग्जाम में 2021 में। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। इसी से संबंधित कुछ खबरें हैं जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा क्या है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास क्या कहता है और क्या है इसकी महत्वपूर्ण बातें। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास ये कहता है कि 1 सदी से पुराना ये मनाया जा रहा है। पहली बार 1911 में महिला दिवस क्या किया गया था, मनाया गया था। हालांकि इसकी थीम जो इस वर्ष की है वो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम जो है वो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो जो है वो इस बार की इसकी थीम है। ये याद रखना, आगे इस तरीके का सवाल भी आएगा। नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान हेतु मान्यता रूप महिला व बाल विकास मंत्रालय की पहल के अंतर्गत ये प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं और अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिएगा। नेक्स्ट सवाल जो मित्रों है हमारे सामने वो है नारीत्व, कला, शिल्प और संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन 8 मार्च 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा या वस्त्र मंत्रालय, बी व सी दोनों। तो इसमें संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय इन दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका मतलब इसका सही जो जवाब है वो मेरे मित्रों क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि इसका डी जो आंसर है वो एकदम सही होगा। डी यानी संस्कृति मंत्रालय
और कौन सा मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा जो मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालय के द्वारा इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। इसी तरीके का अगला सवाल है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उससे संबंधित हमारा सवाल है, क्या है जरा देखिए। यहाँ लिखा हुआ आपके सामने कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिज़ाइन किया गया सुपर कंप्यूटर परम गंगा कहाँ स्थापित किया गया है, जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है। आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी रुड़की में, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी कानपुर में। तो इसका जवाब आप सब लोग जानते होंगे, आईआईटी रुड़की में इस तरीके का जो कंप्यूटर है उसको क्या किया गया, यहाँ स्थापित किया गया है। तो आईआईटी रुड़की इसका एकदम सही आंसर होगा। आईआईटी रुड़की में इस प्रकार का जो परम गंगा कंप्यूटर है, परम गंगा, ये परम गंगा कंप्यूटर जो है वो स्थापित किया गया है। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले दिनों परम प्रवेगा जो है वो भी चर्चा में आया था, तो परम गंगा जो है वो आपको ध्यान रखना है। नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के तहत CDEC जो संस्था है, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग जो है, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, बनाया गया है या इसको तैयार किया गया है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने ये सारी खबरें मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो क्या है, 2015 से इसे शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली कंप्यूटरों का विकास करना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी इसे CDEC जानते हैं, ये इसका मुख्यालय पुणे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु के द्वारा भी इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी CDEC का क्रियान्वयन IISc बेंगलुरु के द्वारा किया जा रहा है। और कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी और शक्तिशाली कंप्यूटरों का भारत में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगली बात है परम गंगा के बारे में। परम गंगा क्या है, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम है और मेलानोक्स HDR InfiniBand इंटरकनेक्ट नेटवर्क और समांतर फाइल सिस्टम और CentOS 7 क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ये क्या करेगा, काम करने वाला है। तो परम गंगा के बारे में ध्यान रखना है हमें। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है, भारत में सबसे बड़ी और सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा फरवरी 2023 में कहाँ अनावृत की जाएगी, जो भगवान महावीर की महापरिनिर्वाण मुद्रा में 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंचाई वाली प्रतिमा है। तो बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है ये। बोध गया में, बोध गया बिहार में, या लुम्बिनी में, या कुशीनगर में, या सारनाथ में, ये सारे स्थान जो हैं वो किससे रिलेटेड है, भगवान बुद्ध से संबंधित है मेरे मित्रों। लेकिन ध्यान रखना है भारत में इसमें से एक ही स्थान है जिसका नाम क्या है, बोध गया। ये सारे स्थान जो हैं वो कहाँ पर हैं, वर्तमान में नेपाल जो क्षेत्र है यहाँ पर आपके पड़ते हैं। लेकिन भारत में कौन सा है, बोध गया बिहार है। ये बोध गया बिहार आपको ध्यान रखना। महापरिनिर्वाण की मुद्रा में भगवान जो है बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा जो 100 फीट ऊंची होगी, 100 फीट लंबी होगी और 30 फीट ऊंचाई वाली होगी, ये प्रतिमा जो है बोध गया बिहार जो है यहाँ पर क्या की जाएगी, अनावृत की जाएगी। कब तक, फरवरी 2023 में इसे अनावृत किया जाना है। चलिए जरा दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो, UPI 123 पे, UPI 123 पे और इसके साथ साथ डिजी साथी जरूर ध्यान रखना नामक दो नई पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है। तो उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट में आने वाली जो परेशानी है उन परेशानियों से उभारने के लिए अभी हाल ही में RBI के द्वारा, किसके द्वारा, RBI जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी और पहले इसका मुख्यालय यानी स्थापना कलकत्ता में हुई, लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, मुंबई में है। ये भी ध्यान रखिएगा। पहले ये सरकारी बैंक नहीं था, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था, प्राइवेट बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई, लेकिन वर्तमान में ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। टोटल 12 बैंक ऐसे हैं जो आज की तारीख में सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। तो RBI के द्वारा शुरू की गई एक क्या है, पहल है। नाबार्ड जो है वो किस क्षेत्र में, एक तो ध्यान रखना कृषि क्षेत्र में, एक तो कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास जो है, क्या है, ग्रामीण विकास, इन दो क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने का काम कौन सा बैंक करता है, तो नाबार्ड करता है। 12 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी और 24 जुलाई जो है 1969 में 14 बैंकों का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो अभी तो इतना ही ध्यान रखना, UPI 123 पे व डिजी साथी नामक दो नई पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है, तो RBI के द्वारा इसे शुरू की गई है। और ये जो बैंक है SBI, ये सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एक तरीके से हो सकता है RBI के बाद, क्योंकि
यह जो है राष्ट्रीयकरण करने के बाद नहीं बना है, ये पहले आरबीआई के पास था, लेकिन सरकार ने बाद में इसे अपने पास ले लिया कि आप अपना काम करिए, ये बैंक चलाने का काम जो है वो हमारा है, हम इसको चलाएंगे। तो अभी आपको मैं एक ही बात बता रहा था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है इसके संदर्भ में 2 डेट आपको याद रखनी है। एक तो 24 जुलाई की डेट याद रखनी है, 24 जुलाई 1969 को। ये याद इसलिए रखनी है मित्रों, इस दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस दिन किया गया था। इसके बाद की डेट है 15 अप्रैल की, 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 की डेट याद रखना। इस दिन क्या किया गया था सर? इस दिन मेरे मित्रों प्लस 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी 14 बैंकों का तो किया गया था 24 जुलाई 1969 को, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगली खबर की ओर बात करें तो उससे पहले जरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमारे लिए, यूपीआई 123 क्या है? तो यहाँ पर यूपीआई 123 के संदर्भ में हम ध्यान रखें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यही पूछा जाता है बहुत बार। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस 123 पे फीचर फ़ोन के लिए एक सर्विस है। यह 3 चरणों वाली विधि है जो उन फ़ोन्स पर काम करेगी जिनमें इंटरनेट कनेक्शन का विकल्प उपलब्ध नहीं है, यानी जिनमें इंटरनेट नहीं है उनमें भी ये चल सके। इससे उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार के भुगतान जैसे दोस्तों व परिवार को मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल आदि बिलों का भुगतान करने व फास्टैग रिचार्ज करने आदि सेवाओं का लाभ इससे ले सकेंगे। चलिए ज़रा, ये तो बात हुई यूपीआई 123 के बारे में। अब बात करते हैं डिजी साथी के बारे में। डिजी साथी क्या है? तो यह डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर है और डिजिटल भुगतानों, उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए ये लाभदायक होगी। डिजिटल भुगतान पर प्रश्नों को हल करने के लिए कई विकल्प हैं, जैसे टोल फ्री नंबर भी हैं और संक्षिप्त कोड भी हैं, और वेबसाइट भी डिजी साथी के नाम से बन सकी है और चैटबॉट भी बना हुआ है। तो ये डिजी साथी और यूपीआई 123 पे जो है, ये दोनों किसकी पहल है? तो आरबीआई की पहल है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात अगले सवाल के संदर्भ में है। क्या है अगली बात हमारे सामने? जरा देखिए, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 की मेज़बानी किस देश के निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में की गई है? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम जो है उसकी मेज़बानी हाल ही में किस देश के जो चुनाव आयोग है उस चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, हमें ये बताना है। तो इस चुनाव आयोग भारत का है, जिसने क्या की है, इसकी मेज़बानी अभी हाल ही में की है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, इस निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या की गई है मेरे मित्रों? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 की मेज़बानी जो है वो हाल ही में की गई थी, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने इंटरनेशनल विजिटर्स प्रोग्राम 2022 की मेज़बानी की है। 2022 में दुनिया भर के लगभग 32 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया था, हिस्सा लिया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर 2012 के चुनाव में इस आईईवीपी की मेज़बानी कर रहा था, यानी पहले 2012 में की, अब 2022 में कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि चुनाव प्रक्रिया की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए ईआईसी को एक अवसर प्रदान करता है। यानी इस सम्मेलन इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत जो है वो चुनाव आयोग को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देने के लिए इस प्रोग्राम का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसके बाद इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो मतदाता सुविधाएं पर चुनाव आयोग द्वारा की गई एक नई पहल है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बदलती जरूरतों के प्रति चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया है। चुनावी प्रक्रिया के साथ प्रतिभागियों का परिचय है और विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करना इसका उद्देश्य है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950, जरूर ध्यान रखना। आर्टिकल 324 से 329 में इसका विवरण है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन ये करता है, लेकिन ध्यान रखना कौन से चुनाव नहीं कराता है। जो पंचायती राज के जो चुनाव है वो चुनाव कराने का काम इसका नहीं है। कौन कौन से चुनाव कराता है? तो भारत में लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य की विधानसभाओं के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, ये इतने काम करवाना इस चुनाव आयोग का काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए जरा अगला सवाल देखिए क्या है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्लिनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो स्लिनेक्स युद्धाभ्यास भारत और किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, ये सब बातें। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स युद्धाभ्यास,
और ये एक वार्षिक सम्मेलन के हिसाब से लगातार एक बार श्रीलंका और एक बार भारत में इसका आयोजन किया जाता है। पिछली बार इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया था, इस बार इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। तो यह इसका कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है मेरे मित्रों। तो ध्यान रखिएगा कौन सा संस्करण है, यह इसका 9वां संस्करण है, 9वां। पिछली बार जो संस्करण हुआ था वो कौन सा हुआ था? 8वां संस्करण पिछली बार इसका आयोजन किया गया था। ये कहाँ पर आयोजित किया था? तो ये श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। चलिए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास SELINEX का आयोजन हुआ है। 2022 में इस युद्धाभ्यास का 9वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का लक्ष्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाना है। इस अभ्यास से श्रीलंका की ओर से स्लेंस जो है, स्लेंस सियुराला, और भारतीय नौसेना की ओर से INS किर्च, ये INS किर्च जरूर ध्यान रखना, ये जो वाहन है वो क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं इसमें। इसके बाद में इसके 2 चरण आयोजित किए जा रहे हैं। एक तो 7 और 8 मार्च को आयोजित हुआ, एक 9 और 10 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण जो है वो बंदरगाह चरण है, जिसमें विशाखापट्टनम जो बंदरगाह वहां पर उसका आयोजन हो रहा है। दूसरा समुद्री चरण है, जो कि बंगाल की खाड़ी में क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। 8वां चरण अक्टूबर 2020 में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। तो ये खबर बहुत अच्छी है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में और भी ध्यान रखना है। भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति और क्षेत्र के में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, यानी ये सागर जो कार्यक्रम है उस सागर की फुल फॉर्म है क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास कार्यक्रम में दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इस समुद्री अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। भारत श्रीलंका की सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भी क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। मित्र शक्ति किन 2 देशों के बीच होता है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, वहीं मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। SELINEX जो है वो आए तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी आपको पता होगा ईस्टर्न ब्रिस्ट जो 6 नाम से जोधपुर में आयोजित किया गया था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, उसको भी ध्यान रखना। एक मिलन 2022 है, वो भी अभ्यास आयोजित किया गया, वो भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जो हैं वो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं। श्रम पुरस्कारों के तहत जो हैं, श्रम पुरस्कार है ये के तहत श्रम पुरस्कार है। ये क्या है? थोड़ा यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। श्रम पुरस्कार है, और श्रम पुरस्कार है ये। श्रम पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? श्रम पुरस्कारों में 2 राज्य जरूर ध्यान रखना। पहला पुरस्कार जो है वो मणिपुर को प्रदान किया गया। किसको? मणिपुर जो राज्य है इसको प्रदान किया गया, और उत्तर प्रदेश को दूसरा पुरस्कार इसमें प्रदान किया गया। मणिपुर जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, तो मणिपुर इसका सही जवाब है। पंजाब में अभी चुनाव हो रहे हैं, आपको पता होगा, और राजस्थान में अब जल्दी ही चुनाव की बिगुल बजने वाला है। जैसे इन राज्यों के चुनाव रिजल्ट आते हैं उसके बाद राजस्थान की ओर से रुख करने वाले हैं सभी चुनावी दल जो है वो। तो मणिपुर इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। श्रम है, और हमारे रोजगार और मंत्री और श्रम मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव जो हैं वो इस मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री हैं। अभी थोड़ा राइटिंग में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो 1-2 दिन में इसको बिल्कुल एकदम सही कर दिया जाएगा। जैसे बोर्ड पर आती थी ठीक उसी प्रकार की राइटिंग आप सबके सामने आने लग जाएगी। ये देख लीजिए आपके सामने ये सारी कहानी, ये केंद्रीय मंत्री हमारे, और ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र यादव ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित इस सप्ताह के उद्घाटन में श्रम पुरस्कार प्रदान किए। श्रम भूषण पुरस्कारों में इसमें 3 अन्य पुरस्कार, एक श्रम भूषण पुरस्कार होता है जिसमें 1 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। एक श्रम वीर या श्रम वीरांगना पुरस्कार होता है जिसमें 60,000 रुपये के पुरस्कार दिए जाते हैं, और इसी प्रकार का एक श्रम श्री और श्रम देवी पुरस्कार भी होता है जिसमें 50,000 रुपये तक की राशि क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। तो ये पूरा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को क्या किया गया? मनाया गया। 2022 की इसकी थीम क्या की? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया था, और यह दिवस जो है वो कब मनाना शुरू किया, ये सारी बातें मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। इसकी आपको थीम भी मैंने बताई है अभी। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो जो है ये इसकी थीम है, यानी जेंडर इक्वलिटी टुडे, यानी आज जो है वो आपको जेंडर इक्वलिटी है किसके लिए? आने वाले कल के लिए जो है वो सस्टेनेबल टुमारो के लिए, यानी हमारा आने वाला कल अच्छा हो, समावेशी हो, इसके लिए आज जो है वो इस प्रकार की लैंगिक समानता हमारे लिए जरूरी है। तो इस प्रकार की थीम ध्यान रखना। 8 मार्च को क्या किया गया? महिला दिवस मनाया गया, और राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार इस दिन दिए, और नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 2021 दोनों के लिए प्रदान किए गए। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिए।
माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है वो अभी हाल ही में हैदराबाद में स्थापित किया जाना है। वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत मुंबई से की गई थी, आपको पता होना चाहिए। तो हैदराबाद जो है वहाँ स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी भी आपको पता होगा, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है इसकी भी स्थापना कहाँ पर की गई थी? श्री रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा जो है वो हैदराबाद में स्थापित की गई थी। तो ये मैंने 15 सवाल आप सभी मित्रों के सामने रखने की कोशिश की है। और अभी कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमारे बच गए हैं उसको भी देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान की शुरुआत हाल ही में की गई है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की शुरुआत हाल ही में की गई है, ये भी ध्यान रखना। प्रियंका नुतकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, जो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नान मुद्दलवन योजना जो है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। संभव, स्वावलंबन और समर्थ, ये तीनों पहल जो है MSME मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है, जो महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस मंत्रालय के मंत्री नारायण राणे हैं, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका था। और उद्धव ठाकरे के साथ इनकी उठापटक भी हो चुकी थी, उसके संदर्भ में भी सारी बात है। तो मेरे मित्रों, आज की क्लास में ये मैंने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको कवर कराया है। ठीक इसी प्रकार आप सभी सवालों को ध्यान से पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और आने वाले समय में भी और महत्वपूर्ण सुधार इस क्लास में किए जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।